जब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तब भी मैं अधिवक्ता हित के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। कभी भी किसी की समस्या आई है तो शायद पहले या दूसरे नंबर पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, भले ही थाना हो, कहीं किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में पहुंचते क्या कह रहा है। नहीं वो देखो मेरी बात सुनो, अगर अधिवक्ता के ऊपर कोई गाली देगा या अधिवक्ता के विरुद्ध कोई भी बात करेगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगी। बस कानून हाथ में नहीं लूंगा। मेरा परिणाम जो भी हो, जो भी परिणाम आए तो भी मैं जीतूं या हारूं, जो भी परिणाम रहे, मैं अधिवक्ता के साथ हमेशा खड़ी हूं और हमेशा खड़ी रहूंगी। और वित्त से लेके जो हमारी पोस्ट है, कुछ ना कुछ हम अच्छी योजनाएं अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठ के योजनाएं बनाएंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, जैसा हमने पहले भी अच्छा किया है। अधिवक्ताओं को वित्त का लाभ मिले और जो भी अधिवक्ताओं की अच्छी योजनाएं जो उनके लिए हित की हो वो हम ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। वाह यार मैडम, मतलब आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि महिला हूँ, अच्छे से फाइनेंस संभाल सकती हूँ। देश का फाइनेंस भी निर्मला सीतारमण जी ने संभाला है, तो आप भी संभाल सकती हैं। जी सर, मैं संभाल सकती हूँ बहुत अच्छे से हमारा वित्त। पार्किंग की समस्या से अपन परेशान है, बाथरूम की समस्या से परेशान है, पेयजल की समस्या से परेशान है। हाईटेक तो कब बनता है? जब अपन वेल डेवलप्ड हो जाए फिर अपन हाईटेक पे जाए तो समझ में अटा था अपने बेसिक समस्या है। बाथरूम में तो गंदगी आई रही, बदबू आई रही, भपका आई रही, वटे पार्किंग रे बात तो जतरा मनक नहीं बतरी गाड़ियां। समस्या तो पहले इनसे कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, ये समस्या सरकार की और बाहर की मिलीजुली समस्या है। और अभी जिस तरह से बाहर पूरे कोर्ट प्रीमिसेस को बलीचा शिफ्ट करने की भी योजना बनी हुई है, उस योजना को आगे बढ़ाना है पुरजोर तरीके से। ये मेरे 1 साल के कार्यकाल में मैंने ये उद्देश्य के रूप में अपनी प्राथमिकता रख रखी। देखिए, ये हाईकोर्ट बेंच के लिए ज्ञापन देने से तो हाईकोर्ट बेंच आएगी नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर जब तक ये आम जन अधिवक्ताओं के साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी, और ये जो 7 तारीख का जो धरना ये नीम के चौक में जो चलता है उसको एक रोड पे ले जाना पड़ेगा, एक मुद्दा बना के इसको रोड पे लेके, और आम जनों, जितने भी आम जन है, गाँव के लोग हैं, उन सबको लाना पड़ेगा। एक एक गांव को पकड़ के लाओ, हर जन आंदोलन पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर भाई साहब। सबसे पहले तो जन का आंदोलन बनाना करना, ये सारी बात तो ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जब 7 तारीख को आंदोलन किया जाता है तब वहां पर जाजम पे 50, 100 या ज्यादा से ज्यादा 150 की, मतलब जीवन में 2,500 मनक आंदोलन में 50 मनक। यस, यहाँ पर बाहर के अंदर जो इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं वो भी 3,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ रखते हैं सर। उन 3,000 की स्ट्रेंथ को अगर उस जाजम पे लाया जाए तो मे भी ये पॉसिबिलिटी हो कि सरकार भी बात सुने और जनता को भी, कि जो भी अधिवक्ता हैं जिस समाज से वो संबंधित है उस समाज के अधिकारी को अध्यक्ष को बोले कि वो हाईकोर्ट बेंच के समर्थन में ये अपना लेटर पैड पे डाले कि हमें हाईकोर्ट के बेंच की जरूरत है। और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि सारी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो एक साथ मिलकर उन्होंने सबने अपने अपने समाज के लेटर पैड पे डाला और मंत्री बार एसोसिएशन को और राजस्थान सरकार, भारत सरकार को लिखा कि उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच क्यों चाहिए। उसका इतना परिणाम हुआ कि सामाजिक आयोग के जो ऑफिस के पास जो धरना हुआ उसमें इतने व्यक्ति के समाज के आगे थे कि बीकानेर में जो हाईकोर्ट बेंच मिल रही थी वो इसी धरने और इसी कारण से वो हाईकोर्ट बेंच उनको नहीं मिली। तो मेरा ये, जब तक जनप्रतिनिधि आपके साथ होंगे तब आपको हाईकोर्ट मिलेगी, बाकी जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं है तो हाईकोर्ट होना एक बहुत मुश्किल काम मानता हूँ। और अधिवक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट पूरा बना करके राजस्थान हाईकोर्ट को भेज दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। हमारी राजनीतिक कमजोरी है, राजनेता नहीं आ रहे हैं। मेडिकल में डॉक्टर उनके लिए है, जुडिशियल में उनका एक्ट बना हुआ है, तो प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। और इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ हड़ताल करेंगे। इस कानून में वकील नहीं चाहिए, इस कानून में वकील नहीं चाहिए, इसमें भी वकील नहीं चाहिए, तो वकील कहाँ चाहिए फिर वाई वी आर हियर। तो ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आने वाले 5 साल में इन सब जूनियर्स के साथ में इंक्लूडिंग मी हम सब के सामने खड़ा होने वाला है। ये हमारी मतलब प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का प्रश्न है। इस जीवन के प्रश्न को सुलझाना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बारे में भी हमारी नवीन कार्यकारिणी को विचार करने की जरूरत है। ये एडीआर द्वारा जो अधिवक्ताओं को धूमिल किया जा रहा है, इसके लिए इस माध्यम से आह्वान करता हूँ पूरा राजस्थान का अधिवक्ता एक होकर एडीआर, जहाँ अधिवक्ता नहीं चाहिए ये बैलेट लगे तो पूरा राजस्थान इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ता न्याय दिलाता है, अधिवक्ता बिना पैसे पैरवी करता है, अधिवक्ता गरीब की पैरवी करता है, अधिवक्ता पैसे वाले की पैरवी करता है। इसका मतलब ये नहीं अधिवक्ता आपने बैठा दे। तो ये जो सरकार की जो बात है एडीआर की, लोक अदालत की, वो अब चलने वाली नहीं है। हमारा अधिवक्ता जागरूक हो गया है,
और आगे बढ़ेंगे और इसका जोर रूप से विरोध करता हूँ मैं जी। और निंदा करता हूँ। मैं अभी आपने बात की तो मैं एक सीनियर को लेके भी एक बात कहना चाहती हूँ। जब सीनियर अपने जूनियर रखते हैं तो वो उनका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। आया कोई जूनियर, सर आप हमको पसंद हो, हमको आपके साथ एलएल प्रैक्टिस करनी है, और सीनियर उसको रख लेता है। वो ही जूनियर आके दूसरे जो प्रैक्टिस करे उनको डिस्टर्ब करता है। ऐसे कितने केस कोर्ट में हो गए, महिलाओं को लेके भी हो गए, तो हमारे पुरुष अधिवक्ता को लेके भी हो गए। तो मैं आपके माध्यम से सीनियर को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने जूनियर रखते हो तो प्लीज उनका इंटरव्यू लें और पूछताछ ताकि वो करके दूसरों को रखें। डिस्टर्ब ना करें। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग कोर्ट परिसर में हैं जहां बार के चुनाव का बिगुल बिल्कुल बज चुका है और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपना पूरा दमखम यहां पर लगा रहे हैं। कई जगह जीवन भी चल रहा है, कई जगह पार्टियां चल रही है, पर प्रत्याशी जो हैं एक दूसरे से संपर्क साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हर संभव वो प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह से अधिवक्ताओं को रिझाने का काम किया जाए, अधिवक्ताओं से संवाद साधा जाए कि इस बार इन्हें मत क्यों देवे। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जो है वित्तीय सचिव के तमाम जो प्रत्याशी हैं, पुस्तकालय सचिव के तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनके बीच में संवाद का कार्यक्रम है। और सबसे पहले चेतनपुरी जी, जो बाहर के मतलब जो सिरमौर कहे जाते हैं अधिवक्ताओं में, चेतनपुरी जी आप बताओ कि ये जो नवीन कार्यकारिणी है, नवीन कार्यकारिणी से एक अधिवक्ता होने के नाते आपकी क्या आशा है? सबसे पहले मयूर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो भी हमारी नई कार्यकारिणी चुन के आवे उनसे एक ही अनुरोध है कि हमारे जो भी जूनियर अधिवक्ता आते हैं, एक तो आज देखिए कि हमारे यहाँ अभी जगह कम है लेकिन अधिवक्ता ज़्यादा है। तो मेरा एक निवेदन है, जो भी नई कार्यकारिणी आवे, हमारे पीछे जो एक जगह खाली पड़ी है, एक अस्थायी रूप से एक बार सीटिंग की व्यवस्था हो, जो हमारे अधिवक्ता साथी धूप में बारिश में भीगते हैं उनको एक सुविधा मिले। अच्छा, मुझे एक प्रश्न है मेरा, कैमरामैन कैमरा उल्टा करें। बार एसोसिएशन कार्यालय पर यहाँ पर भी छत नहीं। बिल्कुल, ये तस्वीर कितनी दर्दनाक और कितनी चुभने वाली। देखिए वर्ष 2018 में मैं महासचिव था। आज आप देखिए जितने भी यहाँ शेड और लगी सीटिंग अरेंजमेंट है वो हमारे कार्यक्रम में आदरणीय राम कृपा जी के नेतृत्व में हमने ये यहाँ पे सेट लगाए। जहाँ तक इस जगह की बात आप बता रहे हैं, इसमें एक्चुअली हमने प्रस्ताव भी लिया था और मैं प्रयास भी किया, लेकिन कुछ कारण से, फंड की वजह से या और किसी कारण से वो काम रुक गया था। बाकी हमारी ये योजना में था। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहूँगा कि जो भी नई कार्यकारिणी आवे वो सब जहाँ पे हो सके अधिक से अधिक अधिवक्ताओं की सीटिंग की व्यवस्था हो। और दूसरा जो हमारे जूनियर अधिवक्ता और जो हमारे बार बेंच के बीच में मध्य जो संवाद चलते हैं, जिस हिसाब से एक टारगेटेड फाइल के आधार पर ऑर्डर करते हैं, और जो जूनियर अधिवक्ताओं के साथ में जिस तरीके से जो मिसबिहेव किया जाता है उस पर लगाम लगाई जाए। जो भी नई कार्यकारिणी आवे बार बेंच के बीच संबंध, अच्छे संबंध स्थापित करें जिससे अधिवक्ता का मनोबल बढ़े जी। और आए दिन जो घटनाएं हो रही है अधिवक्ताओं के साथ में वो आपके सामने ज्वलंत है। मैं तो एक कहता हूँ कि पुलिस और अधिवक्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं, इनके बीच में ऐसा तालमेल हो, संवाद हो कि जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। अब सीधे आते हैं प्रत्याशियों के पास, तो होनी को अनहोनी कर दे। मेरा नाम है धर्मेंद्र सोनी। सोनी जी, पर यार ये कहीं वे ही नहीं रहे यार, मतलब 2 साल चुनाव लड़ रहे हैं अपन, पर अब की दान की नतीजे पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा। हाँ, सभी अधिवक्ताओं के दिल में बस चुका हूं और बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये कहीं की और ये मेरा अनुभव है। अनुभव जो चुनाव में मैं अभी सभी अधिवक्ता साथियों के पास गया हूं और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से आशीर्वाद लिया है, तो ये मेरा अनुभव है कि उनके दिल में और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं जी। और इस बार वो हमें पूर्ण समर्थन और मत से मुझे जिताएंगे। अच्छा, आपको वोट दें तो क्यों दें? क्यों है ऐसा, क्या कारक है कि आपको वोट दे लोग? मैंने पिछली बार भी कई चीजें कही थी करेंगे, लेकिन मौका नहीं मिला। लेकिन इस बार जो महिलाओं के बैठक रूम की जो व्यवस्था करनी है वो बड़ी समस्या थी। एक रूम ऊपर बनाया था वो छोटा पड़ रहा है। तो कल ये एक इंटरव्यू में पूछा गया कि जगह कहाँ से लाओगे, तो उसी रूम के ऊपर एक स्पोर्ट्स रूम बना हुआ है जो बहुत कम अधिवक्ता के काम आता है। उसको कोई हम शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और वो एक बड़ा रूम है जो महिला अधिवक्ता के लिए बहुत अच्छा और सेपरेट जगह है। तो वो रूम की मैं प्रयास करूंगा। जो भी अध्यक्ष महोदय महासचिव आएंगे उनके साथ सहयोग कर ये चीज मैं सबसे पहले कराऊंगा। दूसरा, जो भी अध्यक्ष महोदय महासचिव या उपाध्यक्ष अगर मैं जीत के जाता हूँ और कार्यकारिणी में आते हैं तो साल भर का विजन मैं तैयार करवाऊंगा। सबसे पहले कि साल भर का एक शेड्यूल बन जाए कि ये कार्यक्रम इस समय होंगे, अचानक कोई कार्यक्रम नहीं होगा जिससे कोई अधिवक्ता कार्यक्रम को मिस ना कर सके। ये मेरा सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी। तीसरा, बीसीआर के पास जो हमारा एक बल्क में अमाउंट जाता है वेलफेयर का, यहाँ से जो टिकट लगता है एक बल्क में अमाउंट जाता है,
उसको अमाउंट को बढ़वाने का प्रयास करेंगे जो हमारे अधिवक्ता हित के काम आ सके। और कई बार हमारे अधिवक्ता को ये जानकारी नहीं है कि बीसीआर हमें क्या क्या फायदे देती है, तो उन फायदों से सभी अधिवक्ता जो कोर्ट में आते हैं, शिक्षित कौम है मना हर चीज की जानकारी है। सर होता है कई बार क्या होता है कि उन तक वो कॉन्स्टिट्यूशन पहुंचता ही नहीं है। जैसे लाइब्रेरी पे लोन मिलता है इनको, लाइब्रेरी पे लोन, हाँ बीसीआर देती है, लेकिन ये किसी को पता नहीं है। होम लोन, कार लोन, नहीं, गोल्ड लोन, उन्हें लाइब्रेरी लोन, हाँ लाइब्रेरी के लिए लोन मिलता है। और भी अगर कोई बीमार हो जाए या कई चीजें हो जाती है तो उस पर काफी सहयोग मिलता है, लेकिन हम प्रयास ही नहीं करते। तो मैं इस जानकारी को सभी अधिवक्ताओं तक पहुंचाऊंगा जिससे इनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और रही बात, जब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था तब भी मैं अधिवक्ता हित के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। कभी भी किसी की समस्या आई है तो शायद पहले या दूसरे नंबर पे मैं उपस्थित हुआ हूँ, भले ही थाना हो, कहीं किसी कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में पहुंचते क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है। नहीं वो देखो मेरी बात सुनो, अगर अधिवक्ता के ऊपर कोई गाली देगा या अधिवक्ता के विरुद्ध कोई भी बात करेगा तो वो मुझसे सहन नहीं होगी। बस कानून हाथ में नहीं लूंगा। थैंक यू। मणिदन तो था कानून पूरा मतलब अगर ले ली नहीं, मैंने अगर उस समय कानून हाथ में लिया होता तो मेरे ऊपर मुकदमा होता। वहाँ पुलिस अधिकारी मौजूद थे, उनको पता था। सबसे अच्छे ना संबंध तो भगवान की दया से चलिए मतलब हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहेंगे एनी टाइम। यस कपिल जी। मैं कपिल चौधरी वित्त सचिव का प्रत्याशी हूँ। मैं देखिए बड़े बड़े वादे तो नहीं करता हूँ, पर मैं अगर कार्यकारिणी में चुन के आता हूँ तो मैं कार्यकारिणी और वो सीनियर अधिवक्ताओं के साथ मिलकर काम करूंगा। पहले क्या एक इंश्योरेंस हुआ करता था, हम एक मेंबरशिप अमाउंट देते हैं ईयरली 700 रुपीज़। उस 700 रुपीज़ में एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ करता था। वो पिछले 2-3 सालों से एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बंद पड़ा हुआ है। वो मेरा सोच रखा है मैंने कि अगर मैं कार्यकारिणी में आता हूँ तो वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैं जरूर चालू करूँगा, क्योंकि आज अधिवक्ता कहाँ कहाँ से आते हैं, मावली से आते हैं, कई गाड़ियाँ लेके सब लोगों से आते हैं। तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हर अधिवक्ता के लिए होना चाहिए, और एक मेडिकल इंश्योरेंस भी आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे मेन मुद्दा यही रहेगा कि मैं अगर कार्यकारिणी में आता हूँ तो कार्यकारिणी के साथ मिलके इंश्योरेंस वगैरह के लिए अधिवक्ताओं के इंश्योरेंस का काम करूँ। और अधिवक्ता हित के लिए तो हमेशा तत्पर रहूँगा, आगे भी कार्य करता रहूँगा। अगर कार्यकारिणी में आता हूँ तो भी रहूँगा, और नहीं आता हूँ तो भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए हमेशा खड़ा हूँ मैं, कपिल चौधरी। यस सर, पक्की बात। हमेशा, हर बार। वाह यार, थोड़ी आवाज यूं मतलब दम वेगी जूमेगी। नहीं हमेशा बिल्कुल हर बार खड़ा था, हर बार खड़ा रहूंगा। ये बात नहीं, हर बार खड़ा था, हर बार खड़ा रहूंगा। यस। अनीता जी, हाँ जी, आप बताएं कि आपको अगर मत देवें तो क्या ऐसे कारण रहेंगे, क्या कारक रहेंगे कि अधिवक्ता आपको चुने? मेरी जो पोस्ट है वो है वित्त सचिव की। एक महिला अपने घर का वित्त बहुत अच्छे से, कम वित्त होता है तो भी बहुत अच्छे से घर चलाती है, और मेरा ये मानना है एक महिला बाहर का वित्त भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है, उस कार्य को बहुत अच्छे से कर सकती है। मैं पहले भी चुनाव लड़ी हूँ 2017 में और जीती हूँ। उस टाइम पे मैं लाइब्रेरी सेक्रेटरी बनी थी। उस टाइम पे मेरे कार्यकाल में मेरे अध्यक्ष साहब, महासचिव साहब, हम सब ने मिलकर ई लाइब्रेरी जो बनी हुई है वो बनाई थी। अभी भी मेरी कार्यकारिणी के साथ मैं मिलके बहुत अच्छे काम करूंगी। और रही बात अधिवक्ताओं के साथ खड़े रहने की, तो कोर्ट में जब भी किसी अधिवक्ता के साथ कोई भी घटना घटती है तो मैं हमेशा हर वक्त अधिवक्ताओं के साथ रहती हूँ। सारे अधिवक्ता जो यहाँ पे रेगुलर आते हैं वो सब जानते हैं कि मैं अनीता गोस्वामी हमेशा अधिवक्ताओं के साथ खड़ी रहती हूँ। मेरा परिणाम जो भी हो, जो भी परिणाम आए तो भी मैं जीतूं या हारूं, जो भी परिणाम रहे, मैं अधिवक्ता के साथ हमेशा खड़ी हूं और हमेशा खड़ी रहूंगी। और वित्त से लेके जो हमारी पोस्ट है, कुछ ना कुछ हम अच्छी योजनाएं अपनी कार्यकारिणी के साथ बैठ के योजनाएं बनाएंगे और कुछ अच्छा ही करेंगे, जैसा हमने पहले भी अच्छा किया है। अधिवक्ताओं को वित्त का लाभ मिले और जो भी अधिवक्ताओं की अच्छी योजनाएं जो उनके लिए हित की हो वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे। वाह यार मैडम, मतलब आपने बिल्कुल अच्छी बात की कि महिला हूँ, अच्छे से फाइनेंस संभाल सकती हूँ। देश का फाइनेंस भी निर्मला सीतारमण जी ने संभाला है, तो आप भी संभाल सकती हैं। जी सर, मैं संभाल सकती हूँ बहुत अच्छे से हमारा वित्त। जी नागौरी जी, हुक्म। आपको अधिवक्ता मत दें तो क्यों देवें, ऐसे क्या कारक है? देखिए, मैं वित्त सचिव का कैंडिडेट हूँ और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एज अ डिग्री होल्डर रहा हूँ, और अनुभव भी है मुझे सीए का। तो अकाउंट्स डिग्री होल्डर मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो कि नहीं हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मैं हो, और उस शिक्षा का, उस अनुभव का मैं बेनिफिट पूरी बार को देना चाहता हूँ। चाहे अकाउंट से रिलेटेड मैटर हो, चाहे वित्त से, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर हो, टैक्स से रिलेटेड मैटर हो, जहाँ जहाँ भी मेरे अनुभव का ज़रूरत पड़ेगी, बार को उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, मैं इस उद्देश्य से भी आ रहा हूँ कि बार को हाईटेक बनाना है, बार को
तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत बनाना है, चाहे बार का जो फंड कलेक्शन होता है वो ऑनलाइन हो, चाहे सूचना प्रसारण बार का ऑनलाइन हो, तो मैं तकनीक को भी अच्छा, बढ़ावा मेरा देना मैं चाहता इसमें थोड़ी सी आपकी बात काटना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ, बार अभी ऐसी स्थिति में है कि अपन यहाँ बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी अभी तक, पार्किंग की समस्या से अपन परेशान है, बाथरूम की समस्या से परेशान है, पेयजल की समस्या से परेशान है। हाईटेक तो कब बनता है, जब अपन वेल डेवलप्ड हो जाए फिर अपन हाईटेक पे जाए तो समझ में आए। अटा तो अपने बेसिक समस्या है, बाथरूम में तो गंदगी आई रही, बदबू आई रही, भपका आई रही, वटे पार्किंग रे बात तो जतरा मनक नहीं बतरी गाड़ियां। समस्या तो पहले इनसे कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, ये समस्या सरकार की और बार की मिलीजुली समस्या है, और अभी जिस तरह से बार पूरे कोर्ट प्रीमिसेस को बलीचा शिफ्ट करने की भी योजना बनी हुई है, उस योजना को आगे बढ़ाना है पुरजोर तरीके से। ये मेरे 1 साल के कार्यकाल में मैंने ये उद्देश्य के रूप में अपनी प्राथमिकता रख रखी है। चले, बाहर को जो कोर्ट का नया प्रीमिसेस है उसको बलीचा ले जाने का प्रयास करेंगे। गिरीश जी भारती, कभी ना मैं हार मानती, मेरा नाम है गिरीश भारती। भारती साहब, आप बताओ कि एक आम अधिवक्ता होने के नाते जो चुनी हुई कार्यकारिणी उससे क्या उम्मीद रहती है? निश्चित रूप से हमारे सीनियर्स वकील साहब जो हमारे साथी जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और निश्चित रूप से इनके विज़न बहुत ही सबके सामने पेश कर रहे हैं। इनके विज़न को देखते हुए हर मतदाता अपना मत देगा, और जीत और हार हर चुनाव में होती है, पर जो भी साथी जीते, मेरा तो उनसे ही निवेदन है कि आप अपने किए हुए वादे पे खरा उतरें और अधिवक्ताओं के हित की बात करें, ताकि समाज में हम अपनी एक अच्छी पहचान बनाते हुए जन कल्याण के काम कर सकें। जी मनीष जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हो, पर एक चुनी हुई कार्यकारिणी से क्या उम्मीद रहती है एक आम अधिवक्ता को? चुनी हुई कार्यकारिणी से ये होती है, जब भी वकील को जरूरत पड़े, जरूरत पड़ती है, इंसान सभी इंसान है, जरूरत पड़ती है, और वकील जब भी आवाज़ उठाए कि मुझे ज़रूरत है और कार्यकारिणी वहाँ जाए। दूसरा, आप अभी देखेंगे खाने की व्यवस्था, तो उसको अपना अच्छी व्यवस्था करा के नीचे की तरफ कराएंगे। यहाँ पे अभी व्यवस्था सही नहीं हो रही, ज़्यादा भीड़ हो गई है, हमारे वकील भी ज़्यादा हो गए, उस हिसाब से हमें व्यवस्थित काम कराएंगे। और अभी टॉयलेट वगैरह सब बातें तो हो गई है, आमदनी बढ़ाएंगे, आमने सामने आज आप आना। बिल्कुल, धन्यवाद। एडवोकेट मनीष खंडेलवाल, महासचिव पे वोट सब। जी सिद्धार्थ जी, एक आम अधिवक्ता की क्या उम्मीद रहती है अपनी चुनी हुई कार्यकारिणी से? अधिवक्ताओं की हमेशा उम्मीद ये रहती है कि अधिवक्ता का जब जब हित हो, तो पूरी बार एसोसिएशन, पूरा समाज, जो एक परिवार है बार एसोसिएशन, वो हमेशा अधिवक्ताओं के हित के लिए खड़ी रहे। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी मांग जो है हाईकोर्ट बेंच की है। हाईकोर्ट बेंच अब जो भी कार्यकारिणी बने, जो 7 तारीख को, हमेशा हर महीने की 7 तारीख को हमारा एक आंदोलन रहता है, रहता है कि हाईकोर्ट बेंच के लिए, तो उसको एक और नई दिशा दी जाए और उसको प्रखरता से उठाई जाए, और पूरे प्रदेश में जो मुख्यमंत्री है उन तक ये मैसेज पहुंचे कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की जरूरत है, क्योंकि आसपास के एरिया में बहुत लोगों को समस्या होती है जयपुर जोधपुर जाने के लिए। जी, पुस्तकालय सचिव के पास अब हम लोग आते हैं। पुस्तकालय सचिव पद के लिए जो दावेदार हैं, आप बताएं कि आपको अगर वोट दे तो क्यों देवे, ऐसे क्या कारण है? साहब, मेरा पुस्तकालय सचिव पे जो मुद्दा है, बाकी है मूल मुद्दा है, वो ये है कि मैं लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लाइब्रेरी जो है उसको सुव्यवस्थित, सुसंगठित और सुदृढ़ बनाना चाहता हूँ। उसमें अच्छी किताबें जो आ रही है, उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें आ सकती है, जिससे अधिवक्ताओं को और न्यू अधिवक्ताओं को भी लाभ पहुँचे, अच्छे से वो अपनी स्टडी कर सके। बार में बैठने की व्यवस्था, बैठने के लिए वहाँ तक अधिवक्ताओं को ले जाने के लिए कॉफ़ी मशीन जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिसके लिए मैं प्रयास करूँगा और लाइब्रेरी को अच्छी बनाने का प्रयास करूँगा। मांगी लाल जी, लंबे समय से प्रयास रहते हैं, क्या इस बार लाइब्रेरी के अध्यक्ष का जो खिताब है वो अपने सर पर सजा पाएंगे? सर, ये तो अधिवक्ताओं ही कहेंगे कि सतत मैं एडवोकेट मंगला खटीक ये पुस्तकालय सचिव पे खड़ा हुआ हूँ। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करूँ, आपके चैनल के माध्यम से आप सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, यदि मुझे आप लाइब्रेरी से पद से जिताते हैं तो मैं आपको जो लाइब्रेरी संबंधी जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो पूरी करने की कोशिश करूँगा। और अभी जो IPSC चेंज होगी, BNSS जो हो गई है, नियत धाराएँ सारी चेंज हो गई है, जो भी बुक्स यहाँ अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, वो सारी आपको उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और कार्यकारिणी जो भी बन के आती हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के जो भी उनका निर्देश होगा उनके करूँगा। मेरी 2 मांग सबसे ज़्यादा मैं रखना चाहता हूँ। एक तो मैं हाईकोर्ट बेंच की मांग जो सब वर्षों चली आई है, उस मांग की मैं बहुत तहे दिल से उसकी चाहता हूँ कि वो हाईकोर्ट बिल मिले। दूसरी मेरी मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल
एक्ट जो है, क्योंकि आज देखते हो कि आज हर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट हो जाती है, कभी क्या हादसा हो जाता है। तो अधिवक्ता न्याय में रह के परिवादी भी आते हैं, अभियुक्त भी आते हैं। अभियुक्त दोनों में न्याय परिवादी को न्याय दिलाता है, लेकिन जो अभियुक्त है वो उनके खिलाफ हो जाता है, उनके साथ कभी हादसा हो सकता है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले भारत सरकार, राजस्थान से मैं विनती करता हूं कि सर्वप्रथम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए और जो अपनी परिवार को छोड़ के आते हैं घर पे और यहाँ पैरवी करते हैं उनको सुरक्षा दी जाए। धन्यवाद सर। तो मतलब पुस्तकालय में भर दूंगा नया माल। जी सर, मेरा नाम है मांगी लाल। जी सर, धन्यवाद वाह यार, वाह। सर। सर मैं जो भी पुस्तकालय संबंधी प्रॉब्लम हुई मैं सॉल्व करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब दूसरा जो सबसे मुख्य सवाल है सभी अधिवक्ताओं से, जो तमाम अधिवक्ता यहाँ पर प्रत्याशी बने हैं, उन सभी से एक सवाल है कि हाई कोर्ट बेंच को लेकर 7 तारीख के दिन एक आंदोलन यहाँ पर किया जा सकता है, पर 44 सालों से अभी तक हमारी मांग अधूरी है। उसको लेकर क्या क्या प्रयास किया जाएगा? सबसे पहले धर्मेंद्र जी आपसे शुरू करेंगे, अपनी जगह पे आनो पहला। धर्मेंद्र जी आप बताएं कि क्या रुख रहेगा हाईकोर्ट बेंच को लेकर? जल्दी बिल्कुल। मैंने पिछले साल भी कहा था कि जितने भी मंत्री या जो भी आए हैं, केंद्र के आए हैं चाहे राजस्थान सरकार के आए हैं, उस तक ये सूचना किसी भी तरीके से अपना ज्ञापन दे के, अगर विरोध करना हो तो काले झंडे दिखा के, ताकि हमारी सूचना उनसे पहुंच जाए कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर इसकी अति आवश्यकता है। और मेरा ये तो मल ने भी दे सका नहीं, ज्ञापन ने झंडा होगी, क्रांति यही रही गई। सूचना कैसे पहुंचेगी? सूचना मिलो ना आप उनसे, आपका प्रतिनिधि मंडल मिले उनसे जाके। अभी तो मिली, इस बार कार्यकारिणी ने प्रयास किया, इसको लगातार हम आगे बढ़ाएंगे और हर संभव प्रयास करेंगे। और इस बार थोड़ा सा विशेष रूप से ये करेंगे कि पूरे संभाग की एक अलग कमेटी बनाई जाएगी, जो हर 7 तारीख को उनका यही प्रयास रहेगा कलेक्टर को ज्ञापन देना, ताकि सूचना आगे से पहुंचे और यहाँ अति आवश्यकता है इसकी प्रयास हो। जी भाई साहब। देखिए, ये हाईकोर्ट बेंच के लिए ज्ञापन देने से तो हाईकोर्ट बेंच आएगी नहीं। मेरा मानना ये है कि अगर जब तक ये आम जन अधिवक्ताओं के साथ नहीं जुड़ेगी, जब तक हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी, और ये जो 7 तारीख का जो धरना ये नीम के चौक में जो चलता है, उसको एक रोड पे ले जाना पड़ेगा, एक मुद्दा बना के इसको रोड पे लेके, और आम जनों, जितने भी आम जन है, गाँव के लोग हैं, उन सबको लाना पड़ेगा। एक गांव को पकड़ के लाओ, हर जन आंदोलन पढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। गोस्वामी जी, कार्यकारिणी और हाईकोर्ट बेंच की एक समिति बनी हुई है, जिसमें विभिन्न जगह के अधिवक्ता जुड़े हुए हैं। तो सबके साथ मिलकर हम इस पे कार्य करेंगे और उग्र आंदोलन हम इस बार करेंगे। अभी की कार्यकारिणी ने भी काफ़ी उग्र आंदोलन किए हैं, आगे बात की है, उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद हम लोग पीछे हटे थे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं आया। तो अब हम फिर से उससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, ताकि हाईकोर्ट बेंच आ सके। जन जन को हम इस आंदोलन से जोड़ेंगे, अधिवक्ताओं को जोड़ेंगे, क्योंकि इससे केवल अधिवक्ताओं को ही फायदा नहीं है। जिन लोगों को जोधपुर जाना पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी जो आती है वो आती है क्लाइंट्स को। उन्हें वहाँ के अधिवक्ताओं को बहुत ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। मतलब जन क्रांति बनाने की जन क्रांति बनाएंगे हम यहाँ। जी देखिए, मैं इस बार एसोसिएशन का 3य पीढ़ी का सदस्य हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी सब इस बार एसोसिएशन के अधिवक्ता रहे हैं और सक्रिय भूमिका निभाते आए, और 45 साल से मैं 3री पीढ़ी हूँ। आप सोच लीजिए, उन्होंने भी इस आंदोलन में अपनी योगदान दिया हुआ है, तो मैं इसका दंश समझ सकता हूँ। और आज जैसा कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, लेकिन जैसा भारत सरकार का डिजिटल इंडिया मूवमेंट चल रहा है, मेरा भरोसा भी है कि अगर हम थोड़ा तकनीक का सहारा लें और अपने इस आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाएं, तो वर्चुअल हाईकोर्ट भी कम से कम उदयपुर को मिलेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। ये 1 साल के कार्यकाल में मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी भाई साहब, सबसे पहले तो जन जन का आंदोलन बनाना करना, ये सारी बात तो ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जब 7 तारीख को आंदोलन किया जाता है, तब वहां पर जाजम पे 50, 100 या ज्यादा से ज्यादा 150 मतलब जीवन में 2,500 मना आंदोलन में 50 मना। यहाँ पर बार के अंदर जो इनरोल्ड एडवोकेट्स हैं, वो भी 3,000 से ऊपर की स्ट्रेंथ रखते हैं सर। उन 3,000 की स्ट्रेंथ को अगर उस जाजम पे लाया जाए, तो मे भी ये पॉसिबिलिटी हो कि सरकार भी बात सुने और जनता को भी हाल जाए। जी बिल्कुल, और हिला डाला हिलाना तो सरकार को भी इस बात को सुनना पड़ेगा। और इस हाईकोर्ट बेंच आंदोलन के तहत उदयपुर को हाईकोर्ट बेंच देनी ही पड़ेगी। मांगीलाल जी भाई साहब, आपका क्या रुख है? सर मैं सब हाईकोर्ट के बारे में सबके अलग अलग विचार हैं। मेरे जो विचार ये हैं कि मैं ये मानता हूँ हाईकोर्ट जब तक नहीं आ सकती, जब तक यहाँ का नागरिक
अधिवक्ताओं के साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के हाई कोर्ट बेंच की मांग नहीं करेगा। एक दिन सर मैं बैठे बैठे एक दिन क्या हुआ, मैंने एक पोस्ट डाली कि मुझे विचार आया कि जो भी अधिवक्ता हैं जिस समाज से वो संबंधित है उस समाज के अधिकारी को अध्यक्ष को बोले कि वो हाई कोर्ट बेंच के समर्थन में ये अपना लेटर पैड पे डाले कि हमें हाई कोर्ट के बेंच की जरूरत है। और उसका इतना अच्छा रिजल्ट आया कि सारी समाज के जो अध्यक्ष हैं वो एक साथ मिलकर उन्होंने सबने अपने अपने समाज के लेटर पैड पे डाला और मंत्री बार एसोसिएशन को और राजस्थान सरकार और भारत सरकार को लिखा कि उदयपुर को हाई कोर्ट बेंच क्यों चाहिए। उसका इतना परिणाम हुआ कि सामाजिक आयोग के जो ऑफिस के पास जो धरना हुआ उसमें इतने व्यक्ति के समाज के आगे थे कि बीकानेर में जो हाई कोर्ट बेंच मिल रही थी वो इसी धरने और इसी कारण से वो हाई कोर्ट बेंच उनको नहीं मिली। तो मेरा ये जब तक जनप्रतिनिधि आपके साथ होंगे तब आपको हाई कोर्ट मिलेगी, बाकी जनप्रतिनिधि आपके साथ नहीं है तो हाई कोर्ट होना एक बहुत मुश्किल काम मानता हूँ मैं। मुश्किल काम मानता हूँ मुश्किल काम। अंतिम और आखिरी सवाल है आपसे, जब भी हम कोई चुनाव लड़ते हैं या कोई नई प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं तो हम कम से कम एक एक दो दो विजन तो आप सभी ने रखे होंगे कि यार मैं इस कुर्सी पर काबिज होंगी तो मैं कम से कम ये तो मैं काम करके ही रहूंगा या करके ही रहूंगी। तो सबसे पहले धर्मेंद्र जी आप बता दो कि यार दो काम ऐसे आपने क्या माइंड में सोच रखे हैं बिल्कुल सीक्रेट वाला। एक तो गर्ल्स जो भी महिला अधिवक्ता उनके लिए कॉमन रूम वाला वो तो बता दो, एक अलग ही स्कीम जो बिल्कुल शून्य में है। वो अलग स्कीम तो यही है कि बीसीआर से जो बेनिफिट्स दिलाने हैं वो सबसे पहले वही कार्य करूंगा कि जो बेनिफिट्स अपने नए अधिवक्ताओं को मिल सके, जो पूर्व अधिवक्ता उनको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो सबसे पहले दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। जी मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे 2 मुद्दे में। देखो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सबसे चालू करूंगा, जो 700 रुपीज अपन देते हैं अधिवक्ता उसमें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चालू करूंगा। और उसके अलावा जो हमारे पास वो जो जगह पड़ी हुई खाली जगह उसमें टेम्परेरी रूप से नए अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था रखूंगा मैं। अधिवक्ता कार्यकारिणी के सर पर छत होनी चाहिए। यस सर बिल्कुल होनी चाहिए जी। इसी बीच हमारे साथ राव रतन सिंह जी बिल्कुल कोर्ट के सिरताज विश्व पितामह। सर आप बताएंगे। अलबेला चैनल का स्वागत करते हुए न्यायालय में आप बराबर हमारी मांगों समस्याओं को लेकर के और चुनाव को लेकर बहुत ही उत्तेजित और बढ़िया तरीके से आप उसका प्रसारण कर रहे हैं, इसके लिए हृदय से आभार जी। यहाँ बार एसोसिएशन उदयपुर ऐतिहासिक बार एसोसिएशन 1947 से जी। और यहाँ पर पहले नॉमिनेट होता था अध्यक्ष रहेगा, उसके बाद जो संख्या बढ़ती गई उसके बाद चुनाव होने लगे। तो ये चुनाव हमारे कई सालों से चल रहे हैं और राजस्थान की सबसे सीनियर जजशिप में आती है उदयपुर जी। हमारे महाराणा भोपाल सिंह जी ने जो कानून चालू किया था सबसे पहले जो अभी जो बने कानून है ना उनको फॉलो करते हुए बनाए गए। उस समय से भी हमारे यहाँ कानून बड़ा मजबूत था और सजाएं दी जाती थी, मुकदमे के फैसले फटाफट होते थे। आज की तारीख में ये स्थिति है, अधिवक्ता तो हो गए ज़्यादा, मुकदमे हो गए कम जी। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या है, अब बैंड बिशार ने लगाया है कि 3 साल जो प्रैक्टिस करेगा उसको ही सनद दी जाएगी और जो ABA क्लियर नहीं करेगा वो भी ऑल इंडिया बार एसोसिएशन का जो चुनाव है और जो एग्ज़ाम है वो अगर पास नहीं करता है तो वो एडवोकेट नहीं रहेगा। अभी जो चुनाव के बारे में आप आए हो, हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस और लाइब्रेरी इन पोस्टों पे चुनाव होता है। नॉमिनेशन हो गया, विड्रॉ भी हो गया, अब 12 तारीख को इनका वोटिंग होगी। अब लास्ट लिस्ट निकल गई है, जो रिन्यूअल नहीं हुए और केवल रिन्यूअल के आधार पर रुके हुए हैं उनको तो लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा। जो बाकी एडवोकेट नहीं है वो वोटिंग का राइट नहीं दे सकेंगे। और जो पहले बार एसोसिएशन उदयपुर चुनाव के दिन यहाँ वोट देती थी वो नहीं दे के हमारे सांस्कृतिक संध्या का प्रोग्राम कल कर दिया था जी। तलबेला के माध्यम तो से। मैं एक मेरा निवेदन है, आप आदेश करें। आप इतने वर्षों से यहाँ पर हैं, पूरे शहर में आपकी एक अलग पहचान है। जैसे ही कोर्ट के बारे में कोई सोचता है, आंखें बंद करता है तो राव रतन सिंह जी का फोटो आ जाता है। आप बताएं कि वाकई में एक आम अधिवक्ता अपनी चुनी हुई कार्यकारिणी से क्या उम्मीद रखता है? वो कार्यकारिणी से उम्मीद रखता है कि उसको वो हर फैसिलिटी मिले। वो कोर्ट में आए तो उसको बैठने की जगह हो, लाइब्रेरी के लिए उसको किताबें मिले और 5 साल 10 साल का जो ग्रेस पीरियड है उसमें जो खर्चा है वो बार एसोसिएशन की तरफ से, बार काउंसिल की तरफ से हम पेंशन ये स्टाइपेंड का निकाल रहे हैं। उसमें प्रत्येक अधिवक्ता जिसकी प्रैक्टिस 5 साल तक की होगी महीने के महीने 5,000 रुपये दिए जाएंगे। इसका मसौदा राजस्थान हाईकोर्ट सरकार को दे रखा है, उसमें हो जाए अगले टेन्योर में निश्चित रूप से अधिवक्ता सुरक्षित हो जाएगा। परंतु 10 साल वकील के लिए निकालना बहुत ही भारी और गंभीर होता है। जी, हम भी चाहते हैं कि इस बार जो है राजस्थान का खिताब उदयपुर को मिले
और आप उसमें प्रयासरत हैं। हमारी भी और सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं चैनल के माध्यम से निवेदन करूँ, मैं पिछले 20 साल से बार काउंसिल मेंबर हूँ, वाइस चेयरमैन अभी को चेयरमैन हूँ। और पहले 2 लाख मिलते थे, 2.5 लाख कराए, और अब 5 लाख रुपए मिनिमम अधिवक्ता की डेथ या रिटायरमेंट पे है, और ये एक्सटेंड टू 15 लाख तक है जी। ठीक है। हम हमारे जो मेडिकल में पहले 25,000 मिलते थे, उसके 50,000 हो गए। सीवियर इलनेस है तो उसमें 1 लाख की जगह 2 लाख दिए जाते हैं। और अधिवक्ताओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट पूरा बना करके राजस्थान हाईकोर्ट को भेज दे दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है। हमारी राजनीतिक कमजोरी है, राजनेता नहीं आ रहे हैं। मेडिकल में डॉक्टर उनके लिए है, जुडिशियल में उनका एक्ट बना हुआ है, तो प्रोटेक्शन एक्ट बहुत जरूरी है। और मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूँ, अगर जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया तो पूरे राजस्थान में उनके खिलाफ हड़ताल करते हैं। जी, और एक हमारा निवेदन है सर कि एआईबी का सेंटर तो कम से कम संभागीय मुख्यालय उदयपुर पे हो सर। ये बात जनरल हाउस में मैंने उठाई थी कि मुख्यालय जैसे डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पे हो गए, उदयपुर है, भरतपुर है, बीकानेर है। अब जयपुर और जोधपुर अहमदाबाद जावे, उधर जावे तो हमारे जो प्रत्याशी उनको वो ज्यादा तकलीफ पड़ती है। निश्चित रूप से बात आपने उठाई है, अच्छी बात है, और इसको मैं आगे बढ़ा के जनरल हाउस में तय करके आपको वापस रिपोर्ट दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। जय भारत, जय महाराज। और इसी बीच उप शहर के उप विधायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम कृपा जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद साहब। बाहर के पूर्व अध्यक्ष आप भी रहे हैं, क्या एक आम अधिवक्ता अपनी नवीन कार्यकारिणी से क्या उम्मीद रखता है? निश्चित रूप से ये हमारा जो कैंपस है, इस कैंपस के बारे में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। बाहर का चुनाव इस बार का विशेष रूप से बहुत गंभीर चुनाव है। मेरे को ये लगता है कि पिछले कुछ सालों में जिस प्रकार की गिरावट समाज के सभी वर्गों में आई है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारा अधिवक्ता समुदाय भी इससे अछूता नहीं है। इस कैंपस को विश्वविद्यालय का कैंपस नहीं बनाना है। हम अधिवक्ता हैं, अधिवक्ता की समाज में एक डिग्निटी है, और निश्चित रूप से उस डिग्निटी को कायम रखना ये हमारी प्राथमिकता है। चाहे कोई विकास का कार्य हो चाहे नहीं हो, वो दूसरा मैटर है, लेकिन सबसे प्राथमिक विषय जो है वो हमारा ये है कि हमारी डिग्निटी जो है वो समाज में एक अधिवक्ता को जिस सम्मान की नज़र से देखा जाता है वो कायम रहे, वो मेंटेन रहे, और उसको हम नई ऊंचाइयां प्रदान करें। ये हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए जी। इसके अलावा जो भौतिक सुख सुविधाओं की जहाँ तक विषय है, जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से लेकर नीचे इसके दरवाजे तक जितने 4 पहिया 2 पहिया वाहन हैं, चलने में जिस प्रकार की हमारे को तकलीफ हो रही है, ये भी एक बहुत गंभीर विषय, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमारी जो नवीन कार्यकारिणी हो, उनसे मेरा निवेदन है कि हम जिला प्रशासन के साथ में बैठकर इसके बारे में, जब मैं अध्यक्ष था तो हमने प्रयास किया था, और हमने एक स्मार्ट सिटी के तहत कोई पार्किंग की व्यवस्था देखी थी। नवीन कार्यकारिणी आएगी, जब पूछेगी मेरे से, तो निश्चित रूप से उन विचारों को भी मैं साझा करने का प्रयास करूँगा। दूसरा, नया अधिवक्ता जो आता है, जैसा आदरणीय राव साहब ने फरमाया कि उसको कहीं ना कहीं स्टाइफंड की व्यवस्था होनी चाहिए, या उसको एक यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को एक्सपोज कर सके, वो अपने आप को शो कर सके, वो अपने आप को अपनी प्रतिभा का कहीं प्रदर्शन कर सके। तो ऐसा कहीं प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही दूसरा पक्ष ये है कि उन अधिवक्ताओं को यहाँ की परंपरा की निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए कि हमारी क्या परंपराएं रही है। तो उन परंपराओं की जानकारी देने के लिए समय समय पे कुछ, क्योंकि हम लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को संपूर्ण नहीं कह सकता, तो ऐसा उनके लिए कोई समय समय पे कोई बहुत बड़े स्पीकर साहब आवश्यकता नहीं है। राव साहब को क्रिमिनल लॉ के बारे में बहुत बड़ी जानकारी है, तो इनको खड़ा करके और 1 घंटा पर इनको दूसरे हमारे जूनियर सुने, सेमिनार का आयोजन हो। ऐसे कई सिविल वाले हैं, कई रेवेन्यू वाले हैं, कई सर्विस वाले हैं, कई बहुत सारे अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। उनके सेमिनार्स के माध्यम से नए बच्चों का ज्ञानवर्धन करें, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय हो सकता है। साथ में वकालत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चुनौती आई है। जितने प्रकार से कॉलेज बढ़े और जितनी बड़ी संख्या में समाज में लोग इस प्रोफेशन के प्रति आकृष्ट हुए हैं, मेरा ये निवेदन है कि उतनी संख्या में यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही है। जगह जगह जिस प्रकार से वकीलों की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े पेम्पलेट पोस्टर बना के जिस प्रकार से लगाए जाते हैं, जिस प्रकार की कार्रवाइयाँ जुडिशरी के माध्यम से हो रही है, जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे तक, तो मेरा ये निवेदन है
कि हम सबको एकजुटता से, यहाँ काम ही नहीं बचेगा तो यहाँ आगे हम करेंगे क्या, एक दूसरे के माथे पकड़ेंगे क्या? हमको इसके बारे में सबसे ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है कि जो विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या दूसरे किसी माध्यम से, जिस प्रकार से वकीलों की आवश्यकता नहीं है, इस कानून में वकील नहीं चाहिए, इस कानून में वकील नहीं चाहिए, इसमें भी वकील नहीं चाहिए, तो वकील कहाँ चाहिए फिर वाई वी आर हियर? तो ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न आने वाले 5 साल में इन सब जूनियर्स के साथ में इंक्लूडिंग मी, हम सब के सामने खड़ा होने वाला है। ये हमारी मतलब प्रतिष्ठा की बात नहीं है, ये हमारे लिए जीवन का प्रश्न है। इस जीवन के प्रश्न को सुलझाना हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसके बारे में भी हमारी नवीन कार्यकारिणी को विचार करने की ज़रूरत है। और लास्ट में हाई कोर्ट बेंच जो है वो हमारी मान है, वो हमारी मर्यादा है, हमारा मस्तक है और हमारा सब कुछ है। तो इस हाई कोर्ट बेंच के बारे में भी हमको गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है कि सिर्फ चौराहे जाम करने से या सिर्फ भाषण देने से या सिर्फ 7 तारीख का बहिष्कार करने से हाई कोर्ट की बेंच नहीं आएगी। उदयपुर की जो सबसे पुरानी मांग है, उदयपुर की जो सबसे स्थापित मांग है, उस मांग को कैसे हम यहाँ पे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे इन अधिवक्ताओं का हित कर सकते हैं। उसके अलावा सर्विस ट्रिब्यूनल है, उसके अलावा रेवेन्यू बोर्ड की बेंच है, उसके अलावा केट और उसका जो ट्रिब्यूनल्स है, इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में को भी यहाँ कैसे लाया जाए, इसके बारे में भी हमको विचार करने की आवश्यकता है। हाई कोर्ट से अलावा जब तक हाई कोर्ट नहीं आए, ये बता रहे हैं, हाई कोर्ट से पहले इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में हमको विचार करने की आवश्यकता है। ये बहुत इजी प्रोसेस है इसका, लेकिन इसके लिए हम अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि हमारी जो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट थी वहाँ हमारा बहुत सारा काम डिवाइड हो गया, तो निश्चित रूप से आने वाले समय के भविष्य के लिए विचार करते हुए हमको इन ट्रिब्यूनल्स के बारे में विचार करना चाहिए। उदयपुर की जनता को भी राहत मिलेगी और हमको भी सुविधाएं मिलेगी, तो हम इसके लिए प्रयास करें। नवीन कार्यकारिणी ऐसी मेरी सबको शुभकामना देता हूँ। जी, सबसे पहले एक निवेदन कर दूं, ये एडीआर द्वारा जो अधिवक्ताओं को धूमिल किया जा रहा है, इसके लिए इस माध्यम से आह्वान करता हूँ पूरा राजस्थान का अधिवक्ता एक होकर एडीआर, जहाँ अधिवक्ता नहीं चाहिए ये बैलेट लगे तो पूरा राजस्थान इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अधिवक्ता न्याय दिलाता है, अधिवक्ता बिना पैसे पैरवी करता है, अधिवक्ता गरीब की पैरवी करता है, अधिवक्ता पैसे वाले की पैरवी करता है। इसका मतलब ये नहीं अधिवक्ताओं आप में बैठा दे। तो ये जो सरकार की जो बात है एडीआर की, लोक अदालत की, वो अब चलने वाली नहीं है। हमारा अधिवक्ता जागरूक हो गया है और आगे बढ़ेंगे और इसका जोर रूप से विरोध करता हूं मैं और निंदा करता हूं मैं। आप सभी वरिष्ठ अधिवक्ता यहाँ पर हैं, तो हम चाहते हैं कि भरत जी वैष्णव जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, 2 मिनट का मौन अगर हम उन सब के लिए रख सकें। ओम शांति शांति शांति। तो कार्यक्रम को वापस आगे बढ़ाते हुए जो हमारे अधिवक्ता साथी बातें अनीता जी बाकी रह गए थे, अनीता जी 2 ऐसे विजन आपके बता दीजिए ये जो आपने बिल्कुल शून्य में रख रखे, ये तो मुझे करना ही है। मैं कहना चाहती हूँ, कई अधिवक्ताओं की किसी ना किसी एक्सीडेंट में और बहुत सी जगह डेथ हो जाती है बीमारी से, तो उनको यहाँ पे जो फंड मिलता है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रोसेस को मैं इजी करने की कोशिश करूँगी कि सरलता से, क्योंकि वो उस वक्त इस कंडीशन में होते हैं उनके घर वाले कि अधिवक्ता चला जाता है, उनके कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो जो यहाँ से फंड मिलता है वो उन्हें सरल प्रोसेस से जल्दी मिल जाए ताकि वो उनके काम आ सके। और मैं महिलाओं के लिए यही कहूंगी कि महिलाओं के लिए जो ऊपर स्पोर्ट्स का जो है, वहाँ पे तो निवेदन है हाथ जोड़ने के, वो ऊपर कमरों बने लोगों महिला रे बात मणी तालो लाग रहे पहला वन्ने खुलानो। मैं कहूंगी कि वो ताला की क्या है, चाबी क्या है, यहाँ पे 2-4 अधिवक्ताओं के पास रहती है, वो लगा देते हैं। तो ताला हम उसकी चाबी जो है हम उसको ताला ही नहीं लगाएंगे और चाबी जो दूसरे अधिवक्ताओं के पास है उसको खुला रखेंगे ताकि महिलाएं उसे यूज कर सके। मैडम एक प्रश्न आपसे जी, कोई भी कार्यकारिणी बने पर एक आम अधिवक्ता, एक आम महिला जब कॉमन रूम की बात सभी करते हैं, सभी के मैनिफेस्टो में कॉमन रूम है, हमने सभी से बात करी, सभी चाहते हैं कॉमन रूम हो, पर कॉमन रूम पर ताला
ऐसे एक कॉमन रूम पे ताला इन्होंने लगा रखा, क्यों लगा रखा ये अभी तक मुझे नहीं पता, क्योंकि राम जी ने जब ये कॉमन रूम बनाया तब उन्होंने अच्छा वेल सेटल करके दिया था, और वो महिलाएं आए या नहीं आई हम पे था, लेकिन वहाँ पे ताला लग गया तो महिलाएं फिर क्या करके अपने टेबल पे रहेगी या अपने चेंबर में रहेगी या फिर ओपन पोस्ट में या अपने बातें शेयर करेगी। लेकिन ऐसा है कि यहाँ पे महिलाओं को लेके तो ये है, अभी आपने बात की तो मैं एक सीनियर को लेके भी एक बात कहना चाहती हूँ। जब सीनियर अपने जूनियर रखते हैं तो वो उनका इंटरव्यू नहीं लेते हैं, वो ये नहीं पूछते कि आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ के रहने वाले हो। आया कोई जूनियर, सर आप हमको पसंद हो, हमको आपके साथ एलएल प्रैक्टिस करनी है, और सीनियर उसको रख लेता है। वो ही जूनियर आके दूसरे जो प्रैक्टिस करे उनको डिस्टर्ब करता है। ऐसे कितने केस कोर्ट में हो गए, महिलाओं को लेके भी हो गए तो हमारे पुरुष अधिवक्ता को लेके भी हो गए। तो मैं आपके माध्यम से सीनियर को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी आप अपने जूनियर रखते हो तो प्लीज उनका इंटरव्यू ले और ताकि वो दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, जिससे हमारी गरिमा पे ठेस पहुंचती है। जी सर बताएं, क्या ऐसे 2 विजन आपके हैं, तुरंत बताएं सर। 2 विजन सर, सबसे पहले तो लाइब्रेरी को डिजिटलाइजेशन करना, और दूसरा जो 7 तारीख की बाहर की जो हड़ताल है उसमें हर अधिवक्ता को लाना, ये मेरा प्राथमिकता रहेगी। जी अंतिम फटाफट। मेरा ये विजन है सर कि जो लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं जो अवेलेबल नहीं है उन बुक्स को अवेलेबल कराना, और लाइब्रेरी संबंधी जो भी परेशानी है उनको दूर करना मेरा विजन है सर। तो ये थे वित्तीय सचिव और पुस्तकालय सचिव, दोनों ही पद के तमाम दावेदार। आपको इनकी बात कैसी लगी आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। हालांकि वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी हमने बातचीत करी, राव रतन सिंह जी भी यहाँ पर थे, राम कृपाजी शर्मा भी यहाँ पर आए थे, जिन्होंने अपना विजन यहाँ पर शेयर करा। एक आम अधिवक्ता क्या उम्मीद रखता है अपनी नवीन कार्यकारिणी से, क्या उन पर ये कार्यकारिणी जो नवीन कार्यकारिणी बनेगी 12 तारीख के दिन, क्या उस पर खरी उतर पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।